मुझे शादी के नाम से डर लगता था क्योंकि शादी के नाम पर जो खिलवाड़ लड़कियों के साथ किया जाता था वो मुझे डराता था। यही वजह थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे बहुत इनकार करने पर भी मेरी शादी कर दी गई थी। मैं अपने कमरे में बैठी बेहताशा रो रही थी। हालांकि आज मेरी शादी की पहली रात थी और इस रात हर लड़की बहुत अरमान और ख्वाब से जाकर अपने शोहर के घर आती है। नई जिंदगी में नई खुशियों के इंतजार में रहती है, लेकिन मैं बेहद परेशान थी। मैं इस कदर परेशानी का शिकार थी कि शोहर के आने का सोचकर ही मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं कहीं जाकर छुप जाऊं, आज मेरा शोहर मुझे देख ना सके। काश कि ये सब कुछ मेरी आंखों से गायब हो जाए। वक्त किसी बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा था। बदहवासी की वजह से मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। डर के मारे मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। यद्यपि कमरे का दरवाजा खुला और मेरा शोहर रफीक कमरे में आया। उसे देखकर मेरी आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे। डर के मारे मैंने अपने दुपट्टे को अपने हाथों से दबोच लिया था। मैं किस तकलीफ से गुजर रही थी ये मैं ही जानती थी। जैसे जैसे मेरा शौहर मेरे करीब आ रहा था, मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। रफीक मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर तक मेरे हसीन चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देखने लगा। मैं बेहद खूबसूरत थी और यही मेरे लिए सबसे बड़ा मसला बन चुका था। जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा तो मुझे इतना ठंडा पाकर कहने लगा, क्या बात है आसिया, तुम इतनी ज्यादा नर्वस क्यों हो? अब मैं उससे क्या बताती कि मुझे शादी से डर लगता है। मैंने नाम इस तरह हिला दिया। मैंने कहा, कुछ नहीं। वो कहने लगा, फिर इस कदर घबराई हुई क्यों हो? मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे इस रिश्ते से डर लगता है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा और मेरा हाथ थाम कर मुझे तसल्ली देने लगा। कहने लगा, परेशान मत हो। मैंने कहा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कहने लगा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं। उसने मेरे हाथों को थाम कर मुझे तसल्ली दी और उसके बाद उठकर खड़ा हो गया। अलमारी के पास गया, अलमारी खोली और एक मेडिसिन लाकर मुझे थमा दी। साथ में पानी का गिलास दिया। कहने लगा, ये गोली खा लो। मैंने कहा, ये कैसी दवा है? रफीक कहने लगा, तुम्हारी तमाम परेशानियों का हल इसी गोली में है। रफीक की बात को मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं सोचने लगी, आखिर मेरी परेशानियों का हल ये गोली कैसे हो सकती है? डर इस कदर ज्यादा था कि मैं कुछ भी करने को तैयार थी। और जब रफीक ने यकीन दिलाया कि ये गोली खाने के बाद तुम्हारा सारा डर और परेशानी खत्म हो जाएगी, और जब ये रफीक ने यकीन दिलाया कि ये गोली खाने के बाद तुम्हारा सारा डर और परेशानी खत्म हो जाएगी, तो मैंने वो गोली खा ली। रफीक मेरे करीब आने लगा। उसने मेरे दोनों हाथों को थामकर अपने होठों पर लगाया था। मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा, लेकिन मैं यूं थी जैसे मेरे जिस्म में कभी पैदा हो चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता रफीक ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में भर लिया था और मैं डर के मारे अपना आप उससे छुड़वाने लगी थी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी आंखों में सुकून उतरने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता नींद के गोश में जाने लगी थी। चाह कर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। कुछ ही पल लगे थे कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी। मेरी शादी से कुछ दिन पहले मेरी सहेलियां मुझे लेकर बैठ गई थी, जो कि पहले से शादीशुदा थी। मुझसे कहने लगी, कुछ दिन बाद तुम्हारी भी शादी होने वाली है, इसलिए जरूरी है कि तुम हमसे इस रिश्ते के बारे में कुछ जानकारी ले लो। मैं शादी के रिश्ते से बिल्कुल अनजान थी, इसलिए जब मेरी दोस्तों ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया तो मुझे इस रिश्ते से कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि उनके बताने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। कहने लगी, मियाँ अपनी बीवी पर शादी की पहली रात बिल्कुल भी तरस नहीं खाता, और तुम तो खैर मनाओ, तुम्हारा हसीन रूप देखकर तुम्हारा शोहर तो तुम्हारे साथ न जाने क्या। ये कहकर वो चुप हो गई और मुस्कुराने लगी और मेरा दिल धक धक करने लगा। उनकी बातें मेरा दिमाग और मेरा होश दोनों उड़ा चुकी थी। शादी की रात का जो नक्शा मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था, मुझे अब उस रात से डर लगने लगा था। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब हो रहे थे, मेरा दिल चाहता था कि मैं कहीं छुप जाऊं। इसलिए शादी की रात में अपने शोहर के आने पर बेहद डरी और घबराई हुई थी। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन रफीक ने मेरी बात को सुनकर उसे समझने की कोशिश की थी। उसने शायद मुझे नींद की गोली खिलाई थी, जिसे खाते ही मैं कुछ ही देर में सो चुकी थी। इसलिए शादी की रात में अपने शोहर के आने पर बेहद डरी और घबराई हुई थी। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन रफीक ने मेरी बात को सुनकर उसे समझने की कोशिश की थी। उसने शायद मुझे नींद की गोली खिलाई थी, जिसे खाते ही मैं कुछ देर में सो चुकी थी। मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल भी याद ना थी। हाँ, इतना एहसास था कि मेरा शोहर मुझसे अपना हक वसूल कर चुका था, लेकिन सच तो शायद इतना भयानक था कि मेरी सोच भी उस हद तक नहीं पहुंच सकती थी। और इस सच से मैं अभी तक अनजान थी, जो बाद में मुझ पर खुलने वाला था कि शादी की पहली रात मेरे साथ
साथ क्या हुआ था। खैर जब मैं सुबह उठी तो मेरा पूरा जिस्म दर्द से चूर था। मैंने करवट बदली तो मेरी कमर में दर्द की लहर से उठने लगी और मैं दर्द से करा उठी थी। मेरे साथ लेटा मेरा शौहर फौरन से उठ बैठा। कहने लगा क्या हुआ आसिया। मैंने कहा पता नहीं, मेरा पूरा जिस्म बहुत भारी हो रहा है और जिस्म में दर्द भी है। याद करने के बावजूद मुझे ये रात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने चकराते सर को पकड़ूं या फिर अपनी दुखती कमर को। मैंने बेड पर नजर दौड़ाई तो मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां टूटकर बेड पर बिखरी पड़ी थी। मैंने मुश्किल से अपना तकिया बेड के साथ लगाया और हाथों को बेड पर रखकर मुश्किल से उठकर बेड पर बैठी थी। मेरे बाल खुले हुए थे और मेरी बिखरी हालत मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी कि मेरे शौहर ने रात को मेरे साथ प्यार मोहब्बत वाला रवैया बिल्कुल नहीं रखा था। मैं चाह कर भी अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इसलिए दर्द की तेजी की वजह से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे यूं रोता देखकर रफीक भी उठकर बैठ गया। कहने लगा देखो ये सब तो होता ही है, तुम्हें अपने आप को इस बात का आदी बना लेना चाहिए और वैसे भी शादी की पहली रात ही तो तुम्हें ज्यादा महसूस होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें इस बात की आदत पड़ जाएगी और जब बीवी खूबसूरत हो तो इंसान कैसे अपने जज्बात पर काबू पा सकता है। और फिर तुम रात को बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें मेडिसिन ना दी अपने करीब भी नहीं आने दोगी और मैं अपनी ये रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये कहकर वो उठकर वॉशरूम में चला गया, लेकिन मुझे अपना जिस्म इस काबिल भी नहीं लग रहा था कि उठकर खड़ी हो जाती। रफीक घर पर अकेला रहता था, उसके माँ बाप जिंदा नहीं थे। यहाँ पहले तो मेरे माँ बाप इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। कहने लगे अकेला लड़का है, हमें तो ऐसे रिश्ते समझ नहीं आते। लेकिन फिर मेरी माँ कहने लगी कि लड़का अच्छा खासा कमाता है, अपना घर है, अब अगर इसके माँ बाप जिंदा नहीं है तो इसमें इसका क्या कसूर है। आपने अच्छी तरह छानबीन तो कराई है, इस रिश्ते में किसी ने कोई भी बुराई या कमी नहीं निकाली। अच्छा है मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं होगा। मैं नहीं जानती थी कि शादी की रात ही मेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। रफीक जब नहाकर बाहर आया तो मुझसे कहने लगा देखो मेरे घर में तुम्हारी खिदमत करने के लिए फिलहाल कोई नहीं है, इसलिए ये घर तुमको ही संभालना है। मुझे उसकी बात पर एतराज ना था, लेकिन मुझे अपना आप इस वक्त इस काबिल नहीं लग रहा था कि मैं इसका नाश्ता बना सकती। वो अपनी बात कहकर कमरे से जा चुका था कि जल्दी से उठकर बाहर आ और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जब मैं बेड से उठकर खड़ी हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी कमर टूट जाएगी। मैं बड़ी मुश्किल से कमरे से बाहर आई। रफीक बाहर लाउंज में ही बैठा फोन पर किसी से हंसकर बातें कर रहा था, लेकिन जो बातें वो कर रहा था उसने मुझे शर्म से पानी पानी किया था। वो गुजरी हुई रात के पल न जाने किसके साथ शेयर कर रहा था, वो भी बड़े ही बेशर्म अंदाज में। मुझे रफीक का इस तरह अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर करना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैं पहली रात की दुल्हन थी, इस तरह मैं भी रफीक से कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैंने सोचा मैं रफीक को बाद में कहूंगी कि इस तरह की बातें बाहर ना करे। मैं फौरन से नजरें झुकाए किचन में चली गई थी। मुश्किल से ही मैंने अपना और रफीक का नाश्ता बनाया था। नाश्ते के बीच मैंने झिझकते हुए रफीक से ये बात कही थी। मैंने कहा रफीक मेरी कमर में बहुत दर्द है, इसलिए शायद आज रात मैं आपको ना दे सकूं और प्लीज आप भी मुझे डिस्टर्ब मत करना। रफीक उस वक्त चाय पी रहा था। मेरी बात सुनकर उसका कप होंठों के करीब जाते जाते रुका था। कहने लगा देखो मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुन सकता, मुझे हर सूरत जल्द से जल्द औलाद चाहिए, इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बेचैन सा हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि रात को मेरे साथ हुआ क्या था, लेकिन जो हालत मेरी इस वक्त थी मैं शायद इस काबिल नहीं थी कि मैं दोबारा इस तकलीफ को झेलती। लेकिन मेरे सामने खड़ा इंसान मेरी हर तकलीफ से बेपरवाह होकर बस अपनी ही मनमानी करना चाहता था। जैसे ही रात हुई मुझे लगा मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। रात को भी रफीक ने मुझे एक दूसरी मेडिसिन दी। मैंने कहा मुझे नहीं खानी। वो कहने लगा ये नींद की दवा नहीं है। मैंने कहा फिर ये किस चीज की दवा है। कहने लगा ये जल्दी प्रेग्नेंट हो जाने की दवा है। ये सुनकर मैं कुछ देर तो इसकी शक्ल देखती रह गई कि आखिर इसे किस बात की जल्दी थी। मेरी शादी को कौन से 4-5 साल गुजर चुके थे, अभी तो शादी को 4 दिन भी नहीं गुजरे थे और ना ही मेरे सास ससुर जिंदा बैठे थे जिन्हें पोता और पोती गोद में खिलाने की जल्दी थी। आखिर वो मुझे इतनी जल्दी प्रेग्नेंट होने की दवा क्यों दे रहा था। मैंने कहा रफीक अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हमारी शादी को कुछ ही दिन गुजरे हैं। आराम से 2-4 साल बाद बच्चा प्लान करेंगे। अभी तो खुद ही हमारी मौज मस्ती के दिन है। वो कहने लगा मैं कुछ नहीं जानता, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है मुझे कितनी जल्दी है बच्चे की। मुझे बच्चे बहुत पसंद है, शादी से ज्यादा मुझे बच्चों की ख्वाहिश थी और इसलिए मैंने तुमसे शादी की थी कि जल्द से जल्द शादी हो और मेरे घर में नन्हे मुन्ने से बच्चों की खिलखिलारियां गूंजे। मैं नहीं चाहता कि वक्त बर्बाद हो के 1 साल पहले मैं ये देखता रहूं कि तुम्हें औलाद होती है या नहीं और फिर तुम्हें उसके बाद दवा खिलाऊं। ये कहकर उसने मेडिसिन मेरे मुंह में डाल दी और पानी का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने पानी पीकर वो दवाई अपने अंदर उतार ली थी, लेकिन मुझे हैरत इस वक्त हुई जब पिछली रात वाली बेहोशी मुझ पर फिर से छाने लगी। उस वक्त मेरा दिमाग इस काबिल
नहीं था कि मैं ये बात सोचती कि अगर ये दूसरी दवा थी तो मुझे नींद क्यों आ रही थी, मुझ पर क्यों इतनी बेहोशी सवार हो रही थी और फिर मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। मैं दोबारा से नींद की गहरी वादियों में उतर चुकी थी। बेहोशी के आलम में भी मुझे अपनी सिसकारी अपने कानों में सुनाई दे रही थी। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। दर्द की इतनी तेजी थी कि गहरी नींद के बावजूद मैं रो रही थी। सुबह मेरी आंख दर्द की वजह से जल्दी खुल गई थी। उस वक्त मेरी कमर में इतना दर्द था कि मैंने रफीक को उठा दिया। मैंने कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझसे सहन नहीं जा रहा, खुदा के लिए मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। लेकिन वो झिझलाहट से कहने लगा, अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा, तुम क्यों मेरी नींद का सत्यानाश कर रही हो? पेन किलर दे देता हूँ, तुम वो खा लो। उसने मुझे एक और दवाई दी जिससे खाकर मेरे दर्द में बस थोड़ा सा फर्क हुआ था और मैं दोबारा सो गई थी। लेकिन जैसे ही सुबह उठी दर्द फिर से उठने लगा था। अब तो ये रोज की रूटीन बन गई थी। लगातार 9 दिन से मैं ऐसी ही तकलीफ से गुजर रही थी। लेकिन रफीक को जैसे मेरी किसी तकलीफ का कोई एहसास ही नहीं था। एक दिन वो ऑफिस से वापस लौटा तो मैंने कहा, मुझे माँ के घर छोड़ दो। मुझे रफीक से दूर रहने का बस एक ही बहाना मिला था। वो कहने लगा, सवाल ही नहीं पैदा होता, जब तक कि मेरी औलाद नहीं हो जाती मैं तुम्हें कहीं भी नहीं भेजूंगा। मुझे समझ नहीं आती थी आखिर उसे बच्चों की इतनी जल्दी क्यों थी। हर चीज अपने वक्त पर होती है, बच्चे का होना या नहीं होना मेरे बस में तो नहीं था। 9 दिन में ही मेरा हाल बेहाल हो चुका था कि मैं चल फिर भी नहीं पा रही थी। पेन किलर खाकर अब तो मेरा मैदा भी डिस्टर्ब हो चुका था। मैं रफीक से डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती तो इस बात पर भी नहीं मानता। कहता, डॉक्टर भी तुम्हें पेन किलर ही देगा। लेकिन इस बार जैसे ही वो घर से बाहर गया मैंने अपनी माँ को बुला लिया और उनके साथ एक लेडी डॉक्टर के पास चली गई। मैंने उसे कमर दर्द और पेट के निचले हिस्से के दर्द का कहा और मेरा हाथ अभी मेरे पेट पर था। मैं 9 दिन से लगातार ये तकलीफ सह रही थी। मेरी डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो अपने कानों का हाथ लगाने लगी और जो बात उसने मुझे बताई वो सुनकर तो मैं सांस लेना भी भूल गई थी। मैं आंखें फाड़े डॉक्टर की बात सुन रही थी। उसने ये कह दिया था, ये सच नहीं हो सकता था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने ना सिर्फ सर हिलाया, मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वो कहने लगी, मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर वो मुझसे पूछने लगी, क्या तुम उस वक्त होश में होती हो जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे करीब आता है? मेरे नाम में सर हिला दिया क्योंकि रफीक तो रोज मुझे जल्दी प्रेग्नेंट हो जाने की दवाई देता था और जिसको खाते ही मैं गहरी नींद में चली जाती थी। लेकिन जो बाल लेडी डॉक्टर ने मुझसे कही थी, मुझे इस बात का सुनकर रफीक पर शक होने लगा था। डॉक्टर से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। जो वो मुझसे झूठ बोलती या रफीक के खिलाफ मेरे कान भरती, वो एक डॉक्टर थी और उसका पेशा सिर्फ अपने मरीज का चेकअप करना और उसका इलाज करना था। उसने वही बात बताई होगी जो मेरे साथ हुआ था। मेरे पास डॉक्टर की बात पर यकीन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। मेरे दिल में अब रफीक के लिए शक पड़ चुका था। डॉक्टर कहने लगे, अगर तुम्हारे शौहर को तुमसे मोहब्बत है तो वो तुम्हें नींद की दवा देकर ही क्यों तुम्हारे करीब आता है? इसकी की वजह क्या है? इस तरह के सवाल सुनकर मुझे रफीक पर और भी शक होने लगा था। लेकिन मैं कैसे जान सकती थी कि सच क्या है, क्योंकि मैं इससे पहले भी कई बार वो मेडिसिन खाने से इनकार कर चुकी थी। लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता था। जबरदस्ती वो मेडिसिन मेरे मुंह में डाल देता और पानी का ग्लास मेरे होंठों पर लगा देता। डॉक्टर कहने लगी, अच्छा ऐसा करो, मुझे तुम उस मेडिसिन का नाम बताओ। तो मैंने सोचा, मुझे तो उस मेडिसिन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आज तक रफीक ने मुझे वो मेडिसिन दिखाई नहीं थी। वो तो अपनी अलमारी में से वो दवा निकाल कर मुझे देता था। लेकिन जब मैंने ये बात लेडी डॉक्टर को बताई तो वो हंसने लगी, कहने लगी, ऐसी कौन सी दवाई है जो तुम्हारा शौहर इतना छुपा कर रखता है और रोजाना तुम्हें इनकार करने पर भी तुम्हें खिलाता है? तुम अपने शौहर की हरकतों पर नजर रखो, ऐसे तुम्हें समझ आ जाएगा। डॉक्टर मुझे ये सारी बातें कह रही थी। उस वक्त अकेली ही मैं उस लेडी डॉक्टर के कमरे में थी, या फिर वो डॉक्टर थी। मेरी माँ कमरे से बाहर बैठी थी इसलिए वो हर बात से अनजान थी। मैं गायब दिमागी से अपने घर तक पहुंची थी। मेरी माँ मुझे कहने लगी, अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? तुम्हारे सर पर तो सास ससुर नंद देवर की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है और तुम्हारा शौहर भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन तुमने देखो अपनी हालत क्या बना ली है। 9 दिन में ही सूंघ कर कांटा हो गई हो, चेहरे की रंगत पीली पड़ गई है। अब मैं माँ को क्या बताती कि मैं किस बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मेरा शौहर किसी वहशी जानवर से कम ना था। रात को मुझे नींद की दवा खिलाकर मेरे साथ कैसा खिलवाड़ करता है। मेरी माँ मुझे नसीहतें करके अपने घर जा चुकी थी। मैं पूरा दिन डॉक्टर की बातों को ही सोचती रही, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई हल नहीं था। और ये ऐसी बात थी कि मैं रफीक से
कह भी नहीं सकती थी। मुझे अपना आप बिल्कुल बेबस लग रहा था। मेरा जी चाहा कि अब अपनी माँ के साथ ही उनके घर चली जाऊं, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी भी मेरे शोहर की इजाजत के बगैर अपने घर लेकर नहीं चाहती। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर मैं क्या करूं। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं अलमारी खोल कर देखती हूँ कि आखिर रफीक मुझे कौन सी दवा खिलाता है। मैं फौरन उठकर खड़ी हो गई, आहिस्ता से चलती हुई अलमारी के पास आई और रफीक की अलमारी खोल दी। सामने ही उसके कपड़े पड़े हुए थे। मैंने एक एक कपड़ा उठाकर देखा, लेकिन वहाँ दवा मुझे कहीं ना मिली। फिर मैंने दराज में देखा, इसमें कुछ जरूरी कागजात थे, कोई मेडिसिन नहीं थी। लेकिन जब मैंने नीचे लॉकर खोलना चाहा तो वो लॉक था। मैं समझ गई थी कि वो दवाई रफीक ने इसी लॉकर में रखी है। रात को जब रफीक वापस आया तो मैंने उसे खाना दे दिया, लेकिन मेरी भूख तो जैसे उठ चुकी थी। जो बात डॉक्टर मुझे बता चुकी थी उसके बाद तो मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। मैंने खाना नहीं खाया था और रात को सोते वक्त मैंने दूध का गिलास पी लिया। इससे पहले कि रफीक कमरे में आता, मैं फौरन से बेड पर जाकर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली ताकि रफीक को लगे कि मैं सो चुकी हूँ। हो सकता है वो मुझे सोया देखकर मुझे मेडिसिन ना खिलाए और मुझ पर यूं बेहोशी तारी हो। मैं जानना चाहती थी कि रफीक रात को मेरे साथ करता क्या है। कुछ देर बाद ही रफीक कमरे में आया, मुझे बेड पर सोता देखकर मेरे करीब आया और बाजू से मुझे हिलाकर उठाने लगा। कहने लगा, उठकर बैठो। मैंने अपनी आंखें खोली तो रफीक माथे पर बल चढ़ा है मुझे देख रहा था। मैंने कहा, रफीक मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ और मेरी कमर में भी दर्द है। मेरी बात सुनकर रफीक कहने लगा, ये बहाने तुम मेरे सामने मत बनाओ। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे हर कीमत पर बच्चा चाहिए। चलो उठो और दवा खाओ। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा, आखिर आपने दवाई अपनी अलमारी में छुपा कर क्यों रखी है? मेरी बाकी दवाइयों के साथ रख दे, मैं खुद खा लिया करूंगी। मेरी बात सुनकर उसने बड़े हैरत से मुझे देखा। कहने लगा, तुम ये कैसे जानती हो कि मैंने तुम्हारी दवा को अलमारी के लॉकर में रखा है? मैं उसकी बात सुनकर घबराई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। जल्दबाजी में शायद मैंने कुछ गलत कह दिया था। मैंने कहा, ऐसा मैंने सोचा, आज दवा मैं खा लेती हूँ। मैंने आपकी अलमारी खोल कर देखी तो कहीं भी दवाई मौजूद ना थी। मुझे लगा शायद आपने दवाई लॉकर में रखी है। मैंने एक बहाना कर दिया था। वो कहने लगा, तुम्हें इतने ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं वो दवाई रोजाना तुम्हें खिलाता रहूंगा और जब तक बच्चा नहीं हो जाता वो मैं तुम्हें अपने हाथों से ही खिलाऊंगा। मैंने कहा, रफीक मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप क्यों मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं चाहते? और बच्चा पैदा करने के लिए एक पूरा इलाज होता है और वो कोई लेडी डॉक्टर ही मुझे बता सकती है। ऐसे यूं खुद से दवा खाना ठीक नहीं होता। मैंने सोचा था शायद मेरी इस बात पर रफीक मुझे वो दवाई नहीं देगा, लेकिन वो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि वो दवाई औरत को प्रेग्नेंट कर देती है। तुम्हें किसी भी डॉक्टर से इलाज करवाने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरी बात मानो, वही तुम्हारे लिए काफी है। मैंने कहा, आज मैं कोई दवाई भी नहीं खाऊंगी। मेरा ये कहना था कि रफीक का पारा हाई हो गया था। उसने मुझे जबरदस्ती वो दवाई खिलाई थी और दवाई खाने के बाद मेरी फिर से वही हालत होने लगी थी और सुबह मैं अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो रही थी कि अगर यही रहा तो मैं बहुत जल्द ही मर जाऊंगी। इसलिए मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। रात के वक्त मैंने अपना मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और ऐसी जगह पर रखा कि जहां मेरा बेड आसानी से नजर आ सके। रात को रफीक ने फिर से मुझे दवाई खिलाई थी और मेरी वही हालत होने लगी थी। सुबह जब मैं उठी तो रफीक के ऑफिस जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो घर से बाहर निकला मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया, उस पर लगी वीडियो देखने लगी और जिसे देखकर मेरे होश आवाज उड़कर रह गए थे। मैंने पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी और मोबाइल को बेड पर फेंक दिया था और अपने चकराते सर को पकड़ने लगी। जो कुछ मेरा शोहर मेरे साथ रात में करता था वो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि रफीक वापस आता मैंने अपने माँ बाप को घर बुलाया और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। ये सुनकर तो मेरी माँ रोने लगी थी। मेरे पापा अपना सर पकड़ कर बैठ के थे। रफीक एक अधूरा मर्द था। वो इस काबिल नहीं था कि बच्चा पैदा कर सकता, बल्कि वो तो इस काबिल भी नहीं था कि अपनी बीवी के पास भी आ सकता और मियाँ बीवी का रिश्ता बना सकता। वो नामर्द था। वो अपना रोब मुझ पर जमाने के लिए और ये साबित करने के लिए वो एक पूरा मर्द है, रात गुजारने के लिए अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेज देता था जो मेरे साथ बेदर्दी का सलूक करते थे। मेरे माँ बाप ने रफीक पर केस कर दिया और मुझे तलाक भी दिलवा दी। रफीक पर इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम हुआ कि पहले भी इसकी शादी हो चुकी थी और इसकी बीवी ने इसी बात पर तलाक ले ली थी कि वो नामर्द है। शायद इसकी कमी को छुपाने के लिए और अपनी बीवी पर इस बात साबित करने के लिए कि वो औलाद पैदा कर सकता है उसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था। मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाकर रख दिया था। जब मैं लेडी डॉक्टर के पास गई थी तो उसने मुझे यही बताया था कि तुम्हारे साथ रेप हो रहा है और करने वाले एक से ज्यादा लोग हैं। ये बात झूठ नहीं थी। रफीक मुझे प्रेग्नेंट करने के बहाने नींद की दवाई देता था ताकि मेरे साथ ये घटिया खेल खेल सके और अपनी अना को सुकून पहुंचा सके। अपनी पहली बीवी पर यह जताने के लिए कि वो पूरा मर्द है उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। पूरा 1 साल लग गया था मुझे संभलने के लिए, क्योंकि जो दर्द और तकलीफ रफीक ने मुझे 1 महीने में दी थी वो बहुत दर्दनाक
थी। फिर मेरे माँ बाप ने मेरे लिए दूसरा रिश्ता देखा था। इस बार भरी पूरी फैमिली थी। हाँ, लड़का शादीशुदा था और उसकी पहले से एक बच्ची भी थी। बच्चे की पैदाइश पर ही उसकी बीवी चल बसी थी, लेकिन ना मुझे इस बात पर एतराज़ था और ना ही मेरे माँ बाप को। और आज मैं अपने ससुराल में हंसी खुशी रह रही हूँ। मेरा शौहर मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है और मैंने भी उसकी बच्ची को सच्चे मन से अपना लिया है और उसे सगी माँ की तरह प्यार देती हूँ। खुदा ने मुझे जितनी तकलीफ़ें दी थी उसकी भरपाई एक अच्छे शौहर के रूप में देकर दी थी। मैं अपने खुदा का जितना शुक्र अदा करती हूँ उतना कम है कि उसने मुझे इतना प्यार करने वाला हम सफ़र दिया। लड़की के माँ बाप ये सोचकर कि अकेले लड़के को अपने दामाद के रूप में चुनना ज़्यादा पसंद करते हैं कि अकेला है, हमारी बेटी पर सास नंद और ख़ानदान का बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ससुराल पूरा हो, सास ससुर हो, तब लड़की अपने ससुराल में ज़्यादा सुखी रहती है, क्योंकि पीछे से अगर शौहर कोई गलती करता है तो उसे डांटने के लिए सास ससुर मौजूद होते हैं, उसे सही राह दिखाने के लिए, उसे समझाने के लिए इसके माँ बाप का हाथ उसके सर पर होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को आखिर तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली नई किसी कहानी के साथ।